एंड मैं बताऊं ये जो होता है ना कि जाके इंडियंस को इतनी हेट मिल रही है, आई थिंक अ लॉट ऑफ इट हैज़ टू डू विद ये जो हमारे यहाँ मीडिया काम करती है जिस तरीके से, विश्वगुरु विश्वगुरु विश्वगुरु। बंधुओं को लगता है हाँ हम हो गए हैं, बेवकूफ़ों को ये नहीं पता बाहर जाके कैसे बिहेव करना है या इंडिया में ही कैसे बिहेव करना है। देखो यहाँ पे भी ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर बचा नहीं है, ये दिस इज अनदर रीज़न। बाहर जाते हैं लोगों को लगता है यहाँ पे सुसु कर देते हैं वहाँ भी कर देंगे, यहाँ कचरा फेंक देते हैं वहाँ भी कर देंगे, यहाँ लड़की छेड़ते हैं वहाँ भी छेड़ देंगे, कुछ होने वाला तो है नहीं। तो ऐसे ही दिखा देते हैं तो आदमी को लगता है मैं तो स्टड हूँ यार, मैं तो एकदम मतलब यूं आ रहा हूँ ना, यू कमांड सेंटर में, तो जो बोलूंगा सही होगा। ऐसे पंप अप करा देते हैं फालतू का इनको। यार ये धुरंधर से लगता है सभी इंप्रेस हो गए हैं, सबको लगता है धुरंधर मॉडल ही कॉपी करना है। कहाँ से न्यूज़ लगती है कि ये न्यूज़ का इंट्रो आ रहा है, मतलब ये क्या कोई मतलब मूवी चालू होने वाली है ऐसा। लगता है इनके एडिटर लोग खाली खाली बैठे रहते हैं, उनको बोलते हैं कुछ अच्छा बना के दो। किसी समझौते या डील का बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल क्या यही है कि सभी पक्ष सहमत हो जाएं? क्या यह पॉसिबल है कि दो माने एक नहीं, एक माने दो नहीं, किसी की बात कुछ और हो, किसी की बात कुछ और हो? जी हां, इसी के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। जिस मिडिल ईस्ट से आई अच्छी खबर की बात हो रही है, उसके ऊपर खतरे के बादल भी हैं। खतरे के बादल जिनकी आज बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका कमांड सेंटर में। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और कमांड सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है मेजर गौरव आर्या। तो भाई ये बात कर रहे हैं कि बेसिकली ये जो आगे थोड़ी बहुत बात करेंगे कि इजराइल को एक्सक्लूड ही कर दिया। तो भाई देखो इजराइल को इंक्लूड करने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि आप रैशनल लोगों को, जो लोग थोड़ा समझ सकते हैं, मतलब साइकोपैथ लोगों को आप इन्वॉल्व नहीं करते हो डिस्कशन में, क्योंकि वो कहीं उसका निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं होगा। एक साइकोपैथ किलर है, पड़ोसियों सबको मारे जा रहा है, उसको आप बिठा के उसके साथ डिस्कशन कर सकते हो? कर ही नहीं सकते। लेकिन कौन केक काट गया असल में, वो उसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। दूसरा बड़ा एजेंडा स्क्रीन के ऊपर लाइए जिसके ऊपर बात करेंगे। यार दीज गाइज आर ट्राइंग सो हार्ड इसको सेंसेशनलाइज करने का। न्यूज को सेंसेशनलाइज करने का वही नहीं होता है कोई सेंस। केक काटने वाले थे, कौन केक काट गया, ये जाहिलपना है भाई। सीधा आके न्यूज बताओ ये हुआ। ट्रंप के जन्मदिन वाले गिफ्ट को नेतन्याहू ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। नेतन्याहू ने लेबनान पर हमलों को लेकर साफ कर दिया कि डील नहीं मानूंगा, लेबनान पर बम जरूर मारूंगा। नेतन्याहू के सामने नया मोर्चा कौन सा है, इसके ऊपर भी बात। मुझे तो यार ये नहीं समझ में आ रही कितनी गड़बड़ बात है कि गाजा में जेनोसाइड हो गया, ठीक है, आपने उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला, आप उसको सपोर्ट करते रह गए। हमने उसके बारे में वीडियोस बनाए हैं कि कैसे एक्स इंडियन आर्मी के पर्सनल आके कह रहे हैं हाँ कि लोगों को निकलना ही पड़ेगा वहां से, एथनिक क्लेंजिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई वही सेम चीज गाजा में हो रही है और आप ऐसे बता रहे हो कि भाई वो तो कह रहे हैं मैं मानूंगा ही नहीं एंड बम फोड़ता रहूंगा। मतलब क्या हो गया है यार? पूरे दुनिया भर में गाजा में मतलब पूरा फ्लैट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे लेबनान में भी फ्लैट कर दिया। पूरे दुनिया भर में इस बात की चर्चा है कि भाई ये गलत हो रहा है, ठीक है। आप फॉक्स न्यूज छोड़ दो, ये छोड़ दो, और हमारे इंडियन न्यूज में ये सब चलता है। मतलब इतना, एक तो मुझे तो वैसे ही इतना लगता है कि नॉर्मलाइज हो गया है कि ठीक है पूरे शहर के शहर तबाह, पूरे गांव के गांव तबाह, जाके एक एक घर को निपटा दिया। अब तो इतना ज्यादा हो गया कि ट्रंप खुद बोलता है, उसने बोला ना नेतन्याहू के बारे में एंड इजराइल के बारे में कि वो लोग जाके हर घर तोड़ रहे हैं। हर घर में थोड़ी हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है बाय दम। हमने एक वीडियो भी बनाया जिसमें हमने बताया कैसे हिजबुल्लाह इजराइल को हरा रहा है। यूट्यूब ने वो वीडियो हटा दिया, रीजन बीइंग बिकॉज अमेरिका उसको टेररिस्ट एंटिटी डेजिग्नेट करता है। तो ट्रंप भी इस टाइप के अब वचन बोल रहा है जिससे लगता है कि वो, आप कहोगे कि ही इज प्रो हिजबुल्लाह, बट
भाई जाके एक एक घर तबाह कर रहे हैं यार, और तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं है, और ऐसे आके न्यूज कवरेज दे रहे हो। कितनी मिट्टी पलीद करोगे यार। देखो ये सब चीजें ना दुनिया वाले देखते हैं, एंड जब वो देखते हैं कि हमारे देशवासी इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो कहते हैं तो एक नंबर के बेवकूफ हैं, एक नंबर के ढीठ है। एंड जब वो देखते हैं कि इनके यहाँ पे न्यूज ऐसे चलती है, भाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुमने इतनी नाक कटवा दी, पूरे दुनिया में ढिंडोरा मच गया कि भाई पिट गया कि भाई कितनी घटिया मीडिया है इंडिया की, और अभी भी वही काम कर रहे हो। होगी नेतन्याहू कमजोर कड़ी है, या नेतन्याहू ऐसा आपको इस समय या इजराइल ऐसा देश लग रहा है जो घिर गया है या फंस गया है ट्रंप के साथ ये पूरी डील के बीच? नहीं, इजराइल नहीं फंसा, यही नेतन्याहू है जिसका मैंने पिछली बार हवाला देके आपको बताया था जी। वो कहता है कि अगर हमारे हाथ खाली होंगे ना, यानी कि जब अमेरिका ने बोल दिया था हम तुम्हें हथियार नहीं देंगे लड़ने के लिए, तुम लड़ाई बंद करो, जी। अमेरिका ने बोला हम तुम्हें हथियार नहीं देंगे, नेतन्याहू का ये जवाब था कि ये मेरे खाली हाथ हैं, हमारी कौम नाखून ये जो पंजे के नाखून हैं हम उनसे लड़ेंगे, हम नाखूनों से लड़ेंगे, हमें हथियार की जरूरत नहीं है, लेकिन लड़ेंगे हम, ये लड़ाई रुकने नहीं, ये नहीं रोकेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, इनका रिकॉर्ड है, ये नहीं रुकने वाले। चलिए क्या वाह वाह वाह। इंडियन जनता को ना चू बनाने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप कुछ फैक्ट फिगर मत बताओ, कुछ हिस्ट्री नहीं बताओ, ठीक है, कोई भी रेलेवेंस की बात मत करो, सवाल एक आए और जवाब कुछ आप ऐसा बेवकूफी सा दे रहे हो, ठीक है। ये हमारे इंडिया में इतना ज्यादा हो चुका है, ये जो बकवास कर रहा है ना। सिंपल बात है भाई, इजराइल ऐसा देश है जो जब से पैदा हुआ है, ठीक है, वो वेलफेयर पर ही जिंदा है। वेलफेयर मतलब एड पर ही जिंदा है, बाहर से पैसा आता है तब जाके तो वो देश कुछ कर पाता है। उसको मुफ्त के खाने की आदत है, एंड मुफ्त का खा के ऑलमोस्ट 100 ईयर्स, लेस देन 100 ईयर्स, उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो एंटाइटल्ड फील करने लगा है। अगर बच्चा है, आप उसको उससे कोई मेहनत मत करवाओ, उसको सब चीज आप लाके दो, मतलब एकदम गोदी में डालो, हाँ भाई ये भी गाड़ी भी, ये भी सब कुछ, दुनिया के जो भी ऐशो और आराम है, एंटाइटल्ड फील करेगा ना वो, कि मुझे तो सब कुछ मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, मुझे मेहनत नहीं करनी उस चीज के लिए। तो इजरायलीज ऐसे ही करते हैं, उनके लिए बस ये है कि हमको किसी तरह से ब्लैकमेल करना है लोगों को, ठीक है, डरा धमका के उनसे एड लेते रहनी है, करप्शन करके। उसके बारे में हमने वीडियोस भी बनाए, चेकआउट कर लेना, कैसे इजराइल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है। वहीं का पैसा जो आता है, वहीं का पैसा उनको दे, वहां से एड आती है, ये वहां से उसके बदले में वेपन्स खरीद लेते हैं, ठीक है, यूक्रेन में भी हो रहा है, वहां से एड आती है, ये एड आती है बिलियंस में, ये मिलियंस वर्थ ऑफ की ही ब्राइब्स देते हैं। ये ईरान वॉर देख लो, अभी ट्रंप ने छेड़ा, कितने कितना का नुकसान हो गया अमेरिका का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो ऐसे खर्च ही हो गए। वो सब छोड़ दो कि बेसिस वगैरह में कितने का नुकसान हुआ, रेडार्स वगैरह कितने, बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो ऐसे ही खर्चे हो गए वेपन्स वगैरह में। और ब्राइब कितनी दी थी, ठीक है, इट इज ऑन रिकॉर्ड कि वो जो मिरियम एडल्सन है पहले 150 मिलियन दिए थे, फिर बाद में उसने प्रॉमिस किया कि 250 मिलियन देंगे, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ का आपने उनसे खर्चा करा लिया। एंड ये बात प्रोफेसर जेफरी सैक्स भी बताते हैं कि भाई ये तो ऐसी चीप है हमारी यूएस कांग्रेस कि आप मतलब थोड़ा कम पैसा देके इतना ज्यादा आप ले सकते हो उनसे। एंड ये कह रहा है पंजों से लड़ेंगे, पंजों से लड़ेंगे। अब इसकी बात मैं आपको एक फैक्ट भी बताता हूं, इजराइल कई बार अपने हिस्ट्री में ऑलमोस्ट हार रहा था वॉर, या हार चुका था। ऐसा योम किपुर वॉर के दौरान हुआ था, 1973 में था वो। तब इन्होंने क्या किया, ये लोग हार रहे थे, इजिप्ट एक तरफ से, सीरिया एक तरफ से, एंड बस अब टेल अवीव गिरने वाला था। एंड उस टाइम पे जो लेडी प्राइम मिनिस्टर थी इनकी, गोल्डा मेयर, उसको सजेस्ट किया उनके लोगों ने कि भाई हम नहीं लड़ पाएंगे, आप सरेंडर कर लो। उन्होंने जाके अमेरिका को धमकाया कि तुम हमको यहाँ के भाई अब हम न्यूक्लियर वेपन यूज करने वाले हैं, डमास्कस में फोड़ने वाले, ठीक है, एंड यहाँ पे कायरो में फोड़ने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब। हमारे इंडिया में क्या बोला जाता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर धमकी देता है। आज के डेट में पाकिस्तान को हमें न्यूक्लियर धमकी देने की भी जरूरत नहीं है। एंड इजराइल की ऐसी हालत आ गई थी। फिर ऑपरेशन निकल ग्रास होता है, वहां से आता है इक्विपमेंट बहुत सारा, इनको जो जो टाइप के वेपन्स चाहिए तो कहते हैं यार सब दो इनको, नहीं तो ये लोग पागल हो रहे हैं। सोवियत यूनियन भी आई बिलीव उस टाइम पे इन्वॉल्व हो जाता है कि भाई ये सब नहीं चलेगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ रहे हो, पंजे से लड़ेंगे, बेवकूफ। यार मुझे तो यार एक सवाल है, आप लोग कमेंट में लिख के बताना कि ये लोग क्यों प्रो इजरायली होते हैं, क्यों, मतलब इनको फायदा क्या होता है, एग्जैक्टली क्या फायदा है।
जो भी हो आपके दिमाग में आए कि कमेंट करके बताना हमें प्लीज। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके सभी एजेंडों के ऊपर नजर होगी। दिन का पहला बड़ा एजेंडा स्क्रीन पर लाइए, जिसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। जी हां, डील में किसका सरेंडर? एक तरफ है ट्रंप, दूसरी तरफ है खामेनेई। और क्या वाकई ईरान या फिर अमेरिका, किसकी तरफ से सरेंडर कर दिया गया? डील में किसका सरेंडर है? सवाल इसलिए क्योंकि अब ईरान युद्ध खत्म करने को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच दरार नजर आने लगी है। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ही इजराइल को परमाणु हमले से पूरी तरह खत्म होने से बचाया। ट्रंप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ होता तो इजराइल 2 घंटों में खत्म हो जाता। ट्रंप ने इजरायली पीएम को मुश्किल। तो परमाणु बम तो मेरे ख्याल से ट्रंप ने नहीं बोला होगा, क्योंकि ईरान के पास है ही नहीं न्यूक्लियर बम, ना वो एडमिट कर सकता है कि उनके पास है। क्योंकि अगर वो एडमिट करेगा कि हाँ दे हैव गॉन न्यूक्लियर, तो वो तो भाई उसके लिए सबसे बड़ा फेलियर हो गया ट्रंप के लिए। ये जरूर बोला हो सकता है कि इसराइल को मिटने से बचा दिया, एंड आई एग्री विद इट। इसराइल तो कब का ही मिट चुका होता। मैंने आपको बताया ना पैसे कि योम किपुर वॉर के दौरान क्या हुआ था। इसराइल कब का मिट चुका होता। इंसान बताते हुए दावा किया कि नेतन्याहू को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, अड़चन पैदा नहीं करनी चाहिए। कौन कह रहे हैं? ट्रंप। किसको कह रहे हैं? नेतन्याहू। इसके ऊपर बात करते हैं। मेजर गौरव हमारे साथ हैं। क्या वाकई 2 घंटे में इजराइल? चलो इससे पहले कि ये अपने कमेंट में बोलूं कि भाई फाइनली ट्रंप कुछ ढंग की बात कर रहा है। बताना पड़ेगा उनको कि घुस जाओ अपने डिब्बे में वापस, अपनी जो बॉर्डर्स हैं उसी के अंदर रहो, शांत पत्ती नहीं चलेगी, बस हो गया तुम्हारा बहुत। तुमने जो सब बोला करके देख लिया भाई, सब कुछ। तुमने बोला ईरान को अटैक करना है, एक बारी उनके न्यूक्लियर उस पर अटैक करना है, ठीक है। तुमने बोला हम भी अटैक करना, हम अटैक करेंगे, आप तो बस पीछे से सपोर्ट करते रहना। वो जो 12 डे कॉन्फ्लिक्ट हुई थी पिछले साल जून में हुई थी, आई बिलीव, वो भी हो गई। अब जाके तब इतनी बड़ी जंग छेड़ दी भाई अमेरिका ने इजराइल के कहने पर। क्या और करे? अब सुन लेते हैं ये क्या पेल रहे हैं बकवास, वो भी सुन लेते हैं। खत्म होने वाला था, ट्रंप ने बचा लिया। देखिए ये सब कहने की बातें हैं। अगर वो 2 घंटे की बात थी तो कई साल बीत गए हैं। जब ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे तब खत्म कर देते। इजराइल कोई लड्डू है जो निगल जाएगा? लेकिन हाँ, वर्ल्ड मैप में तो देखा जाए छोटा सा लड्डू ही है यार। एक बात सही है इसमें। बात वो है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है, अगर होता है आगे चल के, तो वो फिर पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी गिरफ्त में रखेगा। इजराइल को बिल्कुल 100% खतरा है। कितनी मतलब कितना बड़ा झोल है ये। ईरान को न्यूक्लियर वेपन की जरूरत ही नहीं है भाई, यही पूरे सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं पूरे दुनिया में। क्योंकि विदाउट अ न्यूक्लियर बॉम्ब उन्होंने डेटरेंस साबित कर दी अपने ड्रोन से, अपने मिसाइल से, एंड द फैक्ट कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्लोज कर सकते हैं एंड आप कुछ भी नहीं कर पाओगे उसके बारे में। उनके पास इकोनॉमिकल न्यूक्लियर वेपन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को वो बंद कर सकते हैं। पूरी दुनिया, फॉरगेट अबाउट सिर्फ मिडिल ईस्ट, पूरी दुनिया को परेशान कर सकते हैं वो अगर वो चाहें तो उनको न्यूक्लियर वेपन वगैरह की जरूरत नहीं है ईरान को। ये बात हमें माननी पड़ेगी, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। लेकिन वो अगर मैं नहीं होता तो 2 घंटे में ये कर देता तो 3 घंटे में, इसमें कोई दम नहीं है, इन बातों में कोई दम नहीं है। तो डील की बात कर रहे हैं अमेरिका की। और जो वो बात कर रहा था इजराइल की कि इजराइल के लिए प्रॉब्लम होगी, तो भाई इजराइल के लिए तब प्रॉब्लम होगी अगर इजराइल दूसरों के लिए प्रॉब्लम बने। अगर इजराइल कहे कि नहीं ठीक है मैं अपने बॉर्डर्स में रहूंगा, ग्रेटर इजराइल नहीं बनाऊंगा, तो ईरान कुछ कह रहा है? कुछ भी नहीं कह रहा। तुमने गाजा में जाके क्या हाल कर दिया, ठीक है। ईरान ने उस टाइम पे एक भी मिसाइल चलाई? ईरान ने तब मिसाइल चलाई जब आपने जाके उनको, नसरल्ला को, जो हिजबुल्लाह के लीडर थे, उनको असैसिनेट कर दिया। तब जाके वो भी थोड़ी थोड़ी, फिर फाइनली तब जाके घमासान युद्ध हुआ जब आपने खुद जाके उनको अटैक किया। राष्ट्रपति जेडी वेंस जो ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान भी गए थे, उन्होंने इस डील को गेम चेंजर बताया है। जेडी वेंस कह रहे हैं कि यह डील पश्चिम एशिया को अगले 50 सालों के लिए बदल कर रख देगी। जेडी वेंस ने यह भी कहा कि इस डील के बाद पश्चिम एशिया में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। आपको लगता है कि ये उस दौर की? हाँ, तो भाई अगर पीस रहेगा, सब तरफ शांति रहेगी, तो सब तरफ इन्वेस्टमेंट आएगी। नहीं तो मिडिल ईस्ट में कौन से देश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती थी? यूएई। यूएई में आज के माहौल में कौन जा रहा है पैसे लगाने? इसीलिए ये सब अरब देश भी समझ गए हैं कि भाई अब नेक्स्ट, इजराइल को इसीलिए प्रॉब्लम है क्योंकि ये सब देश समझ गए हैं कि
एब्राहम अकॉर्ड्स वगैरह करके इनका कुछ नहीं होना जाना, इसराइल के साथ नॉर्मलाइज करके रिलेशनशिप कुछ भी नहीं होएगा इनका। इनको तो ईरान के साथ अच्छे से बनानी पड़ेगी एंड ये ईरान ने साबित कर दिया है। एंड इस वॉर के बाद जो वॉर ईरान ने चालू भी नहीं किया था, वो इमर्ज कर गया है एज दादा ऑफ द रीजन। ये क्लियर हो चुका है एंड यही बात इसराइल को समझ में नहीं आ रही, उनको नहीं अच्छा लग रहा है ये बात कर रहे हैं कि आज 2026 में 50 साल बाद 2076 में बिल्कुल अलग पिक्चर होगी मिडिल ईस्ट की। ये सारी की सारी बेबुनियाद बातें हैं। इन लोगों ने अटैक किया तो इन लोगों ने काम खत्म नहीं करा। आज की तारीख में ये ईरान की सारी शर्तें मानने पर मजबूर हैं। ईरान ये कहता है कि हॉर्मुज पे खुद मुख्तारी ईरान की है। जी, आपको पता है उसका स्टेटेड एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं रोकेगा, वो हमास हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना नहीं रोकेगा, वो न्यूक्लियर वेपन्स पे काम करना, वो 60 दिन का बोल दिया, हम डिस्कस करेंगे, वो नहीं रोकेगा। जी, फिर अरे यार एक एक करके सबसे पहले वाला पॉइंट के अटैक किया तो काम खत्म नहीं किया। अमेरिका, मार्को रूबियो, ठीक है, इनका फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका का, ऑन रिकॉर्ड है बोलते हुए कि हम क्यों घुसे। जब उससे पूछा गया कि आपने एंटर क्यों किया वॉर, ईरान को क्यों अटैक किया, तो उसने ये बोला कि इजराइल जा रहा था अटैक करने। तो जब इजराइल अटैक करता तो हम भी अंडर अटैक आ जाते, तो इसलिए हम भी पीछे पीछे लग गए उसके अटैक करने। ये मतलब ऑन रिकॉर्ड है, कोई भी नहीं चाहता था भाई, इजरायलीज को कोई नहीं ऐसा अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं मिला जो अग्रीड था ईरान को अटैक करने का करने के लिए। ठीक है, ये तो नेतन्याहू का सपना था इतने सालों से, क्योंकि उन लोग को लगता था हम ईरान है अब बचा हुआ पावर, क्योंकि बाकी सबको तो हम निपटा चुके हैं, चाहे इराक हो, ठीक है, वहां पे सीरिया हो, ठीक, इतने सारे देशों को तो निपटा चुके हैं, लिबिया को निपटा चुके हैं, जो भी हमारे खिलाफ कुछ सोचता भी था उन सबको निपटा चुके हैं। अब ईरान को भी निपटा देंगे विद अमेरिकाज हेल्प, और हम बन जाएंगे लीडर ऑफ द रीजन। और पूरा उल्टा पड़ गया। तो ये जो बात कह रहा है कि आप गए तो काम निपटा के आते, इतनी बेवकूफी की स्टेटमेंट मैंने आज तक इसलिए नहीं सुनी क्योंकि आप क्या निपटा के आते, आपको पता भी है कहां तक पहुंच गई थी वॉर एस्केलेट हो के आप उनके जितने भी मिसाइल साइलोज हैं वो अंडरग्राउंड थे, आप उनको तो टच नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट आपने क्या धमकी दी थी ट्रंप ने, एनर्जी फैसिलिटीज को अटैक करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद जो आपकी ऑयल फैसिलिटीज है उनको अटैक करेंगे, मतलब ऑयल रिफाइनरी सारी जहां पे भी तेल उत्पादन होता है खत्म, ऑयल आपके जहां पे भी बिजली जनरेट होती है वो खत्म। तो ईरान ने बोला था ठीक है हम भी सेम चीज करेंगे, हम भी आपके। तो इससे क्या होता, मिडिल ईस्ट में देखो कहना आसान है, पूरी तरफ तबाही, बट इमेजिन करो कि आप जहां रहते हो वहां बिजली ही खत्म, आपके यहां से जहां पे भी ग्रिड्स है ना जहां से बिजली आती है खत्म, ऑयल मिल ही नहीं रहा, जियोगे कैसे? तो पूरे मिडिल ईस्ट में ऐसी तबाही हो जानी थी, ये नेक्स्ट स्टेप था, एंड इजराइल के अंदर भी हो जानी थी। ठीक है, ये एयर डिफेंसेस वगैरह दे डोंट वर्क भाई, ऐसा नहीं है कि मिसाइल आ रही है एंड ये सब झूठ है, जितने भी लोग बोलते हैं कि 16 मिसाइल आई, 16 की 16 हमने इंटरसेप्ट कर ली, इम्पॉसिबल, मैथमेटिकली इम्पॉसिबल, बाय मतलब फिजिक्स लगा लो, साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। तो ये जो बात कर रहे हैं काम खत्म करना, क्या बेवकूफ इंसान है यार ये, काम खत्म करना। एंड अमेरिकन ने एंड इजरायलीज दोनों साथ ही थे ना, अटैक टीम में है, उन्होंने बोला था, उन्होंने क्या एक और काम किया, एक बार नहीं 2 बार ही किया, एक बार डिसैलिनेशन प्लांट्स को हिट किया और एक बार वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज थी ऐसे इलाके में ईरान के जहां पे उतना ज्यादा पानी होता ही नहीं है, उसको फोड़ा। तो ईरान भी कर देता सेम, डिसैलिनेशन प्लांट्स हिट कर देता गल्फ कंट्रीज में, इजराइल में, वो लोग तो उस पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे ईरान की डिपेंडेंसी तो सिंगल डिजिट ऑफ परसेंटेज में है, डिपेंडेंसी ऑन डिसैलिनेशन प्लांट्स। ईरान जाके हिट करने लगता डिसैलिनेशन प्लांट्स तो काम खत्म कर देना था, बेवकूफ। एंड अब एक और पॉइंट, ईरान की सारी शर्तें मानने पे मजबूर हैं। ईरान ये कहता है मजबूर हैं क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो उठाते, वॉर खत्म हो गई थी यहाँ पर वॉर खत्म थी, आप आगे एस्केलेट कर ही नहीं सकते थे, करते तो फिर वो सबकी तबाही थी उसमें। कि हॉर्मुज पे खुद मुख्तारी ईरान की है। जी, आपको पता है उसका स्टेटेड एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं रोकेगा, वो हमास हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना नहीं रोकेगा। हाँ नहीं रोकेगा, क्योंकि सबसे पहले तो हमास नहीं एग्जिस्ट करता था जब इजराइल पैदा हुआ ना, हिजबुल्लाह कैसे बना?
हिजबुल्लाह बना जब 82 में इन्होंने इजरायली ऑक्यूपेशन थी इनसाइड ऑफ लेबनान, तब इन्होंने जाके घेर ली लेबनान में जमीन, तो इसीलिए जाके तो हिजबुल्लाह बना। एंड हिजबुल्लाह ही रीजन है कि आज के डेट में पूरा लेबनान इजराइल के कब्जे में नहीं है। वो सब बताओगे नहीं, खत्म कर देते थे गेम। क्या बेवकूफ आदमी है यार ये। और वो भी जाके तू नेशनल टेलीविजन पे ये सब बात कर रहा है। ये सब बातें ना ऑनेस्टली अगर मेरे सामने कोई लिविंग रूम में बैठे हुए या कोई दोस्त भी कर दे तो उसको मैं चुप करा देता हूं कि तुमको पता भी नहीं है तुम बात क्या कर रहे हो, और जाके नेशनल टेलीविजन पे बात कर रहा है। और तू दूसरा गौरव शुक्ला, मतलब क्या बेवकूफ लोग हो यार। हद हो गई है। हमारे यहाँ पे टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ने की पूरा देश खत्म होता जा रहा है यार। पागल हो गए, सड़क पे चलने लायक स्थिति नहीं बची है एनडीए यहाँ पे। एंड मैं बताऊं ये जो होता है ना कि जाके इंडियंस को इतनी हेट मिल रही है, आई थिंक अ लॉट ऑफ इट हैज टू डू विद ये जो हमारे यहाँ मीडिया काम करती है जिस तरीके से। विश्वगुरु विश्वगुरु विश्वगुरु, बंधुओं को लगता है हाँ हम हो गए हैं। बेवकूफों को ये नहीं पता बाहर जाके कैसे बिहेव करना है या इंडिया में ही कैसे बिहेव करना है। देखो यहाँ पे भी ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर बचा नहीं है। ये दिस इज अनदर रीजन। बाहर जाते हैं लोगों को लगता है यहाँ पे सुसु कर देते हैं वहां भी कर देंगे, यहाँ कचरा फेंक देते हैं वहां भी कर देंगे, यहाँ लड़की छेड़ते हैं वहां भी छेड़ देंगे, कुछ होने वाला तो है नहीं। वो न्यूक्लियर वेपन्स पे काम करना, वो 60 दिन का बोल दिया, हम डिस्कस करेंगे, वो नहीं रोकेगा जी। फिर आपने हमला, वो नहीं रोकेगा भाई। सिंपल, सबसे पहले जब ओबामा था तब अग्रीमेंट हुआ JCPOA, न्यूक्लियर अग्रीमेंट उसको मान लो, जिसमें ये था कि भाई आप इससे ऊपर एनरिच नहीं करोगे, ठीक है, पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करोगे इलेक्ट्रिसिटी। वो जब था तब ईरान ने क्या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया? नहीं। एंड उस वो ऑब्वियस है क्योंकि IAEA जो आपको रिपोर्ट करता है सब कुछ, वो जाता था ईरान सब कुछ देखने, ठीक है, नहीं बनाया। वो ट्रंप रीइलेक्ट होता है, सॉरी इलेक्ट होता है, उसने JCPOA खत्म कर दिया, फिर भी क्या ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया? नहीं। 60% एनरिच करके बैठा है सामने वाला, फिर भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया? नहीं। और इजराइल की तो बात करो, अपने बाप की तो बात कर तू, हैं? तेरा बाप इजराइल क्या करके बैठा है? इतने न्यूक्लियर बॉम्ब बना के बैठा है, NPT नहीं साइन करता, उसको अलाउड है, बाकी किसी को अलाउड नहीं। और दुनिया में अगर किसी ने सबसे ज्यादा न्यूक्लियर धमकी दी है तो वो भी इजराइल ने ही दी है। ईरान को तो जरूरत भी नहीं है यार, उन्होंने दिखा दिया हमको नहीं है जरूरत। क्यों किया मुझे अभी तक, मैं एक बात समझना चाहता हूं अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, इजराइल ने क्यों किया? मैं बिल्कुल क्लियर हूं, इजराइल इज एब्सोल्युटली क्लियर एंड आई एम एब्सोल्युटली क्लियर व्हाई इजराइल अटैक्ड। ठीक है, व्हाई इजराइल अटैक्ड बताओ ना, व्हाई इजराइल अटैक्ड, क्लियर। तू गौरव शुक्ला बेवकूफ बाजू में बैठा है, अच्छा पूछना कि क्यों अटैक किया, क्यों अटैक किया इजराइल ने? इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, दूसरों की जमीनें हथियाना चाहता है, एंड ईरान वो नहीं होने देगा, इसीलिए अटैक किया। पूरे जगह आप हिस्ट्री में छान लो, ठीक है, चलो एक आध वॉर ऐसा हुआ होगा जैसे वो 1973 वाला था जब इजराइल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, नहीं तो हमेशा ने इजराइल नहीं जाके अटैक किया है। और आपको बताया जाता है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। भाई हम भी पढ़ निकाल ली, इंसाइक्लोपीडिया पढ़ लिया, अरे यार इजराइल ने तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, वो तो सामने वाला अटैक करने वाला था इसलिए इजराइल ने जाके अटैक कर दिया। अब जब हमने अपनी आंखों के सामने देख लिया दो बार ईरान के अगेंस्ट प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के अगेंस्ट इतनी ज्यादा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, तो अब हम समझ गए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का मतलब क्या होता है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का मतलब जाके खत्म कर दो सामने वाले को। वो तो अच्छा है कि अब जाके कहीं ना कहीं इतनी बर्बादी के बाद कहीं ना कहीं ट्रंप को अकल आ गई, ठीक है, उसके आसपास जितने लोग होंगे उन्होंने ही मना कर दिया होगा कि देखो बॉस अब आगे नहीं जा पाएंगे, जो आपने बोल दिया सब करके देख लिया। एंड इजराइल की उल्टी गिनती चालू हो सकती है, मैं कोई आपको प्रिडिक्ट नहीं करके बता रहा हूं, एंड आई टेल यू फॉर अ सिंपल रीजन कि वो किसी की बात नहीं मानने को तैयार, अमेरिका की बात नहीं मानने को तैयार। अमेरिका नीड्स टू पुल द प्लग। बहुत हो गई आपकी फंडिंग, जैसे वो जो केंट बताता है ना, जो सेकंड था, नंबर 2 इन डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस था, वो बंदा जिसने रिजाइन कर दिया था बिकॉज ऑफ दिस वॉर, तुलसी गैबर्ट के नीचे, वो तो यही गाना गा रहा है तब से, इजराइल की फंडिंग रोकनी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी। डोंट नो व्हाई अमेरिका अटैक, मुझे नहीं पता कि अमेरिका ने फिर हमला क्यों किया। अगर वही चीज किया बताया तो यार तुम, इसीलिए किया क्योंकि इजराइल घुस गया था अंदर, तो अमेरिका भी उसको लगा मैं भी घुस जाता हूं। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बताई है ये बात, क्यों किया अटैक,
आपको 3-4 महीने के बाद ईरान को और ज्यादा मजबूत पोजीशन पे लाके बैठाना था। तो मुझे ऐसा लगता है यहां पे असली दुश्मन इजराइल का कौन है, ईरान है कि अमेरिका है? क्योंकि इन्होंने इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ाई हैं, कम नहीं की हैं। इजराइल और साथ साथ दूसरी मुश्किलें बढ़ाई हैं, इजराइल ने अटैक करने को बोला, ठीक है। दूसरी बात, जाके देख लो भाई साहब, यमन में हूथीज ने बंद कर दिया बाब अल मंदेब स्ट्रेट इजरायलीज के लिए, ठीक है। इजराइल पहुंच गया अमेरिका के पास, भौपो भौपो मुझे बचा लो, मेरे पोर्ट्स बैंकरप्ट हो रहे हैं। उसने कहा ठीक है बेटा, हम जाके बमबारी करते हैं उधर, ठीक है। इस अमेरिका तो सब कुछ कर रहा है, दे आर इन्वेडेड बाय इजरायलीज। और क्या कर ले भाई? एंड तुम कह रहे हो मुसीबत अमेरिका बना हुआ है। इजराइल की सबसे बड़ी मुसीबत वो खुद ही है, खुद ही है। वो खुद ही सुसाइडल पाथ पे चल पड़े हैं। एंड अब वो जिस पाथ पे चल पड़े हैं, इजरायली मीडिया आप देख लो पढ़ के, घबराए हुए हैं वहां पे लोग। वहां का वो बेन गवीर मोटू, उसको वीजा नहीं मिल रहा जाने के लिए। वहां का जो यूएस एम्बेसडर टू इजराइल कहता है अमेरिका नहीं एग्जिस्ट करता अगर इजराइल नहीं होता आज के डेट में। तो ट्रंप ने आके बोला वो वाली स्टेटमेंट अपनी कि भाई इजराइल नहीं एग्जिस्ट करता अगर अमेरिका नहीं होता, तो इजराइल नहीं एग्जिस्ट करता अगर मैं होता। तो ये हालत हो गई है, जिसके बारे में हम तब से बात कर रहे थे कि हो सकता है कभी ना कभी तो अमेरिका इजराइल का दामन छोड़ेगा। हो सकता है कि हम उस दिशा में चल पड़े हैं, आने वाले टाइम में पता चलेगा। चलो, अंटिल नेक्स्ट टाइम। सॉरी, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन निकल गया।